मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे CRPC 125 या फिर फैमिली कोर्ट का कोई भी मैटर हो, जैसे सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 13 हो गया, तो हम अपनी पिटीशन या जवाब दावे में कोई संशोधन या कोई सुधार जो है वो कैसे करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों CRPC 125 में संशोधन करने के जो है दो तरीके हैं। मतलब CPC में दो धाराएं हैं, एक तो है आदेश 6 और नियम 17 और एक है आदेश 8 और नियम 8। तो इनके तहत जो है हम संशोधन कर सकते हैं। और अब ये दोनों धाराएं में अंतर क्या है, इसको हम समझने के लिए इसको एक कहानी के रूप में हम समझेंगे। तो चलिए आइए आपको इसको कहानी के रूप में सुनाता हूँ। तो हमारी जो कहानी है उसके हम दो पात्र मान लेते हैं, काल्पनिक पात्र मान लेते हैं कि एक वाइफ का नाम अपन रख देते हैं कि श्रेया और हस्बैंड का नाम रख देते हैं अपन अभिषेक। मतलब सिंपल हो जाएगा आपको समझने के लिए कि भाई क्या क्या हुआ इस प्रोसीडिंग में, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्या है कि श्रेया ने अपना जो है 125 का आवेदन जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया और उसके बाद जो है नोटिस जाता है अभिषेक को, मतलब उसके पति को, और वो नोटिस रिसीव करके उपस्थित होता है। उपस्थित होने के बाद अभिषेक क्या करता है, जवाब दावा अपना प्रस्तुत करता है। उसके जो श्रेया ने एप्लीकेशन लगाई थी उसके बाद जो है वो अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है अभिषेक। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डेट है वो निहित की जाती है कि श्रेया जो है अपने साक्ष्य लेके आएगी और अपनी गवाही देगी। फिर उसके बाद अगली तिथि में जब श्रेया न्यायालय में उपस्थित होती है तो वो एक आवेदन लेके आती है आदेश 6-17 मतलब नियम 17 के तहत संशोधन करने को। श्रेया ने जो है उसमें ये डिमांड करती है न्यायालय से कि सर मैंने जो है अपने हस्बैंड की सैलरी लिखना उसमें भूल गई थी अपने उसमें पिटीशन में। तो सर मेरे ये निवेदन है कि कृपया करके जो है मेरे को अपना जो है जो मेन एप्लीकेशन है उसमें एक पॉइंट जोड़ना है कि मेरे हस्बैंड की जो है सैलरी इतनी है। तो यहाँ से अभिषेक भाई साहब जो है ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सर ये चीज़ इनको पहले पता थी, तो आप जो है इसको डिसअलाउ करिए। लेकिन क्या है कि कोर्ट देखता है कि अभी जो है श्रेया की गवाही नहीं हुई है, इसलिए मामूली से संशोधन है, इसको संशोधन कर लेने दिया जाए। तो उस चीज़ को फिर वो है कोर्ट अलाउ करता है और श्रेया अपनी एप्लीकेशन में जो है अभिषेक की सैलरी को मेंशन करती है। इस प्रकार से जो श्रेया ने आवेदन लगाया था वो 6-17 के तहत लगाया था। और ये जो 6-17 का जो आवेदन है वो मुख्यतः जो है वो ट्रायल जो है चालू होने के पहले, मतलब अगर कोई गवाही नहीं हुई है तो न्यायालय देखेगा कि हाँ ये जेन्युइन है, इसमें सुधार किया करने की परमिशन दे सकते हैं, तो न्यायालय दे देता है तो उसको संशोधन कर दिया जाता है। अब कोर्ट के बाहर अभिषेक को किसी ने बताता है कि भैया ये श्रेया तुम्हारी वाइफ है, ये तो वो फलाने स्कूल में काम करती है। तो ये बात अब अभिषेक को पता चल जाती है कि भाई वो मेरी बीवी जो है वो उस स्कूल में काम करती है। तो अभिषेक क्या करता है कि वो जब घर पहुंचता है तो घर से एक RTI डालता है उस स्कूल में प्रिंसिपल के नाम पे। RTI डालने के बाद समय बीत जाता है लेकिन RTI का जवाब वहां से नहीं आता है। फिर अभिषेक क्या करता है, उसकी अपील करता है जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ, वो RTI डालता है। फिर उस बीच क्या होता है कि ये सब होने के बाद जो श्रेया के पक्षकार थे उन लोग का जो है पूरा साक्ष्य खत्म हो जाता है। अभी तक उस RTI का जवाब आया नहीं है अभिषेक के पास कि भाई वो न्यायालय में प्रस्तुत कर सके या कुछ बोल सके अपने साक्ष्य में। तो अभिषेक की अब गवाही आ जाती है। अब अभिषेक जो है अपनी गवाही दे देता है। गवाही देने के बाद जो केस है वो रख दिया जाता है बहस के लिए। बहस की तारीख पास आती है और उसके पहले ही क्या होता है, अभिषेक को RTI जो है उसका जवाब उसको मिल जाता है और उसको पता चल जाता है कि उसकी वाइफ जो है वो वहां रहती है। तो अभिषेक क्या करता है, अब कोर्ट में एक आवेदन लगाता है आदेश 8 और नियम 8 के तहत। इसमें क्या है, आदेश 8 और नियम 8 में, आदेश 8 और नियम 8 में ये है कि अगर वादी या प्रतिवादी को कोई भी ऐसी जानकारी जो उसके हित की हो और उसको इस केस में रिलीफ मिल सकता है और किसी भी स्तर में अगर जब उसको पता चलती है तो वो उस बात को उठा सकता है। तो अभिषेक एक आवेदन बनाता है 8-8 का और उसमें न्यायालय से निवेदन करता है कि भैया जो है साहब मेरे को जो है ये जो है अपने जवाब दावे में इस चीज को मेंशन करना है ना, क्योंकि ये जानकारी मेरे को अभी अभी पता चली। अब यहाँ पे अभिषेक की पिटीशन के जवाब में अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन उठाती है, मतलब श्रेया का एडवोकेट ये जो है ऑब्जेक्शन उठाता है कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, अब क्या संशोधन सर।
कि अब जो है अब बहस के लिए रखा हुआ है, ये फालतू की चीज़ें लेके आए हैं, ये आरटीआई खुद से बना के लिए आए हैं, इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तब अभिषेक ये जो है अपना पॉइंट रखता है कि सर ये जो है ये सही है या गलत, ये चीज़ जो है हम इसको ट्रायल में देखेंगे। ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है सर, अभी तो बहस के लिए रखा है, अभी तो ट्रायल हो सकता है, तो ये चीज़ जो है हम उसको जो है ट्रायल में देखेंगे। लेकिन ये चीज़ मेरे को पता चली है सर, उसने निवेदन किया कोर्ट से कि सर 8(8) के तहत जो है मैं आवेदन के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना ये आवश्यक नहीं है। का जो मेन जो पॉइंट था वो ये था 8(8) की एप्लीकेशन के तहत कि सर जो है उस एप्लीकेशन के साथ जो है साक्ष्य प्रस्तुत करना ये कहीं लिखा नहीं गया है ना। ये मेरे हित की बात मेरे को पता चली है, उसमें ये राइट है मेरे को, तो मैं उठा सकता हूँ। तो अभिषेक के तर्क से न्यायालय खुश हो जाता है और उसको जो है वो अपने जवाब दावे में संशोधन करने का आज्ञा दे देता है। तो वो उसको संशोधन करता है। संशोधन करने के बाद अब अभिषेक जो है वो न्यायालय के सामने एक आवेदन प्रस्तुत करता है पुनर्वलोकन का, और उस पुनर्वलोकन को जो है वो न्यायालय में जो है देता है और ये पॉइंट उठाता है उस पुनर्वलोकन में कि सर ये जो नई चीज आई है उस नई चीज को लेके मैंने श्रेया का क्रॉस नहीं किया है। तो आता है जो न्यायालय ने ही मेरे को ये जो है वो पॉइंट जो है अपने जवाब दावे में संशोधन करने के लिए दिया है। इसलिए न्यायालय से निवेदन है कि उस पॉइंट पे जब तक मैं उसका क्रॉस नहीं कर लूंगा तो तब तक जो है ये मेरी एप्लीकेशन और जो 8(8) की थी वो अलाउ करने का कोई मकसद सार्थक नहीं होगा। इसलिए न्यायालय से निवेदन करता है कि सर मेरे को जो है पुनर्वलोकन का जो है अवसर दिया जाए। तो अब भैया अपोजिट पार्टी श्रेया का एडवोकेट वो बोलता है कि सर ऐसा कहाँ होता है कि सर देखिए अब बहस पे रखा है, अब ऐसे कैसे हो सकता है। तब अब से एक हवाला देता है कुटुंब न्यायालय अधिनियम धारा 11 का कि सर कोर्ट जो है वो कोई भी प्रोसीडिंग अपना सकती है सत्य की पहचान के लिए। फैमिली कोर्ट एक्ट 11 में ये लिखा हुआ है कि न्यायालय जो है वो कोई भी जो है प्रोसीडिंग सीपीसी हो या चाहे सीआरपीसी हो और उसके अलग भी जो है वो कोई भी प्रोसीडिंग अपना के सत्य की खोज के लिए पहुंच सकती है। तो यहाँ पे श्रेया ने झूठ बोला है सर, इसलिए जो है न्यायालय को चाहिए कि ये चीज देख लिया जाए कि वो सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है। और अभिषेक की जो है इस पिटीशन को कोर्ट जो है सुनता है और उसके बाद न्यायालय को लगता है और वो न्यायालय अलाउ करती है। श्रेया मैडम न्यायालय पे पुनः परीक्षण के लिए पधारती हैं। अब अभिषेक जी के एडवोकेट उनसे पूछते हैं कि मैडम आप यहाँ काम करती हैं, तो वो साफ मुकर जाती हैं कि जो है ये मैं नहीं करती वहाँ पे काम। अच्छा, अब फिर वो आरटीआई दिखा के बोलते हैं तो श्रेया जी डिनाई कर देती हैं भाई ये आरटीआई गलत है ना। तो अब क्या होता है इसके बाद, अब अभिषेक भैया क्या करते हैं कि कोर्ट से निवेदन करते हैं कि सर अब पुनः परीक्षण तो हो गया, अब मेरे को जो है वो क्योंकि वो नया पॉइंट कोर्ट ने ही जो है वो रखा है तो उस पॉइंट पे मेरे को भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। तो अब कोर्ट क्या करता है कि भैया अभिषेक को बोलता है कि ठीक है चलो तुम इस पॉइंट के ऊपर अपने साक्ष्य लेके आओ। तो अभिषेक जो है वो नोटिस भेजता है प्रिंसिपल को न्यायालय से निवेदन करके कि सर वो न्यायालय प्राचार्य को जो है नोटिस भेजा जाए। अब प्राचार्य महोदय जी आते हैं और सारी पोल पट्टी जो है उस श्रेया की खुल जाती है और इस प्रकार से जो अभिषेक भैया है वो केस जीत जाते हैं। इस प्रकार से जो आदेश 8 और नियम 8 का जो वो है प्रोविज़न है वो बहुत ही खास है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो है कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और ये कहानी कैसी लगी है तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप चाहें तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और कमेंट में भी आप यहाँ पे आप अपना जो है कोई प्रश्न हो वो डाल दीजिए। हो सकता है कभी व्हाट्सअप पे नहीं देखें, है ना। फेसबुक लिंक है उसमें भी आप डाल दीजिए अपने प्रश्न, इंस्टा में है उसमें भी डाल दीजिए, ट्विटर में भी डाल दीजिए। अगर एक जगह नहीं देखेंगे तो हो सकता है दूसरी जगह देख लें और आपको हम उसका रिप्लाई कर सकें। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।